वहीं इस वक्त कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं, कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत में 6 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा कम केसेस मिले हैं। कोरोना के 19,000 से भी कम मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 21,000 मरीज ठीक हुए। जी हां, इस वक्त की कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत में इस महीने सबसे कम कोरोना के केसेस दर्ज करे गए हैं। 6 महीने के अंदर अंदर कोरोना के सबसे कम केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना के 19,000 से भी कम मामले उजागर हुए हैं। 24 घंटे में सिर्फ 21,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मैं आपको बता देना चाहती हूं, सबसे कम कोरोना के मामले इन 6 महीनों में दर्ज किए गए हैं भारत में। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना के 19,000 से भी कम मामले आए सामने। 21,000 मरीज ठीक होने की भी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 21,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, देश में 6 महीने बाद मिले कोरोना के सबसे कम केस। कोरोना के 19,000 से भी कम मामले आए सामने। जी हां, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, वहीं ये सबसे अच्छी खबर मानी जा रही है कि 6 महीनों के अंतराल में कोरोना से केसेस जो है वो उसमें बहुत कमी आई है और 6 महीने में सबसे कम केसेस मिले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शहबाज खान। शहबाज खान, आपका क्या कुछ कहना है? कोरोना जिस तरह से इस समय ब्रिटेन में सबसे हाई पे पहुंच रहा है, नई स्ट्रेन की बातें की जा रही है, वहीं भारत में जिस तरह से 6 महीने के अंदर सबसे कम केसेस दर्ज किए गए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? जी कीर्ति, बताना चाहूंगा कि कोरोना के लगातार जो केसेस आ रहे हैं उसमें पिछले 5 दिनों से कमी देखी जा रही है। जी। अगर पिछला सरकारी रिकॉर्ड देखा जाए तो सरकार ये जांच कर रही थी कि 25,000 से कम केस पिछले 5 दिनों से लगातार कम आ रहे थे, और आज कल की बात की जाए तो बीते कल तो 19,000 से भी कम मरीज आए हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी भी हुई है। जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सही संकेत मिल रहे हैं कोरोना के देखते हुए। एक तरफ जहां ब्रिटेन का नया स्ट्रेन मिला तो वहीं दूसरी तरफ एक राहत भरी खबर है भारत के लिए कि कोरोना के जो केसेस हैं वो कम कम होते दिखाई दे रहे हैं। भारत की उपलब्धि इसे बहुत बड़ी माना जा रहा है, लेकिन क्या जिस तरह से व्यवस्था है भारत की, उसी के दम पर ये मुमकिन हो पाया है? जी, जिस तरह से ट्रेसिंग हो रही थी, जिस तरह से जांच की जा रही थी, उस तरह से कहीं ना कहीं भारत का ये जो केसेस में जो कमी आई है वो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि ही है। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से यूएस ब्रिटेन के बाद भारत में फैल रहा था, अमेरिका के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा मरीज हो जाएंगे। लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं उस पर कोरोना पर जीत, एक तरीके से क्या कह ली जाए कि जीत पा ली है। क्योंकि जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और वैक्सीन भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये राहत भरी खबर है भारतवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुना कि किस तरह से भारत के लिए सफलता की ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। जिस तरह से कोरोना के केसेस ब्रिटेन में नई स्ट्रेन की बात हो रही है, वहीं भारत में कोरोना में कमी दर्ज की गई है। 6 महीने में सबसे कम केसेस कोरोना के मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मिशन स्वरोजगार के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बता दें कि युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और सहायता भी उपलब्ध कराने का खाका तैयार किया गया है। वहीं उद्यमिता की बारीकियां सिखाने के लिए सरकार हर जिले में कार्यशालाएं आयोजित करेगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, बैंकर्स और इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली संस्थाओं और विशेषज्ञों की भी मदद लेगी। वहीं कार्यशालाओं में युवाओं को यह भी बताया जाएगा कि आइडिया सबसे अहम है। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए बड़ा अभियान, योगी सरकार का मिशन स्वरोजगार। बता दें कि वहीं कार्यशालाओं में युवाओं को यही बताया जाएगा कि आइडिया सबसे अहम है। योगी सरकार का मिशन स्वरोजगार काफी अहम माना जा रहा है। युवाओं को और युवकों की उद्यमी को बढ़ाने पर आगे योगी सरकार काम कर रही है। मथुरा वृंदावन में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही बांके बिहारी के दर्शन हो सकेंगे।
मंदिर प्रबंधन की तरफ से आने वाली 5 जनवरी तक के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन की अनुमति दी गई है। दरअसल नए साल पर उमड़ने वाली देशी विदेशी भक्तों की भीड़ और कोरोना काल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मंदिर के उप प्रबंधक उमेश सारस्वत ने बताया कि श्रद्धालु मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रबंधक की तरफ से ये नया फैसला लिया गया है। बाकी बिहारी के दर्शन से पहले अब कराने होंगे रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो बाकी बिहारी के दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ही मंदिर पर आएँ, जिससे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही भक्तों को दर्शन हो सकेंगे। धन्यवाद भैया। वाराणसी के पांडेपुर में हो रहे इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रीय लोगों के साथ भाजपा नेता दिग्विजय सिंह ने इसका जबरदस्त विरोध किया। भाजपा नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो 3rd क्लास की है। उन्होंने इसका सीधा आरोप अधिकारियों पर लगाया है। उनका कहना है कि अधिकारियों की सांठ गांठ के चलते ऐसा कार्य क्षेत्र में कराया जा रहा है। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का जबरदस्त विरोध नेता दिग्विजय सिंह ने किया है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि वाराणसी के पांडेपुर में हो रहे इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रीय लोगों के साथ भाजपा नेता दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि निर्माण कार्य में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो 3rd क्लास की है। उन्होंने सीधा आरोप अधिकारियों पर लगाया और कहा कि अधिकारियों की सांठ गांठ के चलते ही ये सब संभव हो पा रहा है। अब करने का औचित्य तो है कि चौड़ाई बढ़ाने के लिए कही गई और ये अभी तत्काल जल्दी में इन्होंने काम खराब किया, उसको सुधार दिया जाएगा। कहना है कि ईटा भी आपको जो है सारा मटेरियल नहीं, ईटा आपको चेक करके दिखाऊंगा। आप चलो मेरे साथ, ईटा ले जा रहा हूँ आपके सामने। ऐसे कैसे मैं कह दूँ? इसके नीचे ना बालू उसके लिए मैं तुरंत रिजेक्ट कर दिया ना काम। वाराणसी में विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बता दें कि दशाव मेघ वार्ड के मौजा उद्देश्य नगर कॉलोनी में लगभग 90 बीघा में अवैध प्लांटिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना पर संयुक्त परिवर्तन टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अवैध अतिक्रमण हटवाया। अवैध प्लांटिंग के खिलाफ वाराणसी में बड़ी कार्रवाई की गई है। वाराणसी में विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की। बता दें कि दशाव मेघ वार्ड के मौजा उद्देश्य नगर कॉलोनी में लगभग 90 बीघा में अवैध प्लांटिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना पर संयुक्त परिवर्तन टीम पहुंची और पुलिस बल के सहयोग से उन्होंने अवैध अतिक्रमण को हटवाया। 90 बीघा जमीन में अवैध प्लांटिंग हो रही थी, जिसका विरोध किया गया। अवैध प्लांटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। वकीलों के साथ प्रदेश में मारपीट और अभद्रता की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों एटा में पुलिसकर्मियों ने एक वकील के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिससे नाराज होकर प्रदेश भर के वकीलों ने प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ में भी अधिवक्ताओं ने इस घटना को लेकर विरोध जताया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की साथ ही मांग की है। एटा अधिवक्ता के साथ मारपीट की प्रकरण लखनऊ में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वकीलों के साथ में मारपीट और अभद्रता की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों एटा में पुलिसकर्मियों ने एक वकील के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिससे नाराज होकर प्रदेश भर के वकीलों ने प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ में भी अधिवक्ताओं ने इस घटना को लेकर विरोध जताया है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। गोंडा के जिला बार व सिविल एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते दिनों पुलिस ने अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और अधिवक्ता और उसके बेटे को मारते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी से नाराज होकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और यूपी के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें अधिवक्ताओं ने राजेंद्र शर्मा के घर पर पुलिस के द्वारा की गई तोड़फोड़ की क्षतिपूर्ति के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है।
अधिवक्ता और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे अधिवक्ताओं ने राजेंद्र शर्मा के घर पुलिस के द्वारा की गई तोड़फोड़ की क्षतिपूर्ति के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। झांसी कानपुर हाईवे पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सर, ये हमारी एम्बुलेंस है सेमरी टोल प्लाजा की 1033 NHI, और परगना बम्बा के पास में ये हादसा हुआ है। ये बाइक से थे और अज्ञात कार ने इनमें टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। कितने लोग सवार थे इसमें? ये 3 लोग सवार थे, 2 महिलाएं थी, 1 पुरुष थे। तो फिर इसकी सूचना आपको कैसे करा? एक राहगीर ने टोल से गुजरते समय सूचना दी कि इस प्रकार की घटना हुई है। हम लोग टोल से? सेमरी टोल। हम लोग तुरंत आए, देखा स्पॉट पर महिला फेटल थी, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोड़ लेके आए। यहाँ पर क्या बताया जाता है? महिला की मौत। मुझे सूचना मिली थी कि गाड़ी का जो है एक्सीडेंट, इको गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें लोग घायल हो गए। मौके पर जाकर के एम्बुलेंस में सभी व्यक्तियों को जो है अस्पताल भिजवाया गया और घायलों का इलाज चल रहा है। मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस व साइबर सेल की टीम को सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीमों ने 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी ग्रामीण ने कहा कि शातिर ठगों ने कई जगहों पर वारदात को अंजाम दिया है। ठगों के पास से तमंचा और कारतूस सहित कई चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। गोवर्धन पुलिस एवं साइबर सेल मथुरा द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस इंगेजमेंट में गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त जनता के भोले भाले व्यक्तियों को गूगल ऐप एवं फेसबुक तथा अन्य ऐप के माध्यम से प्रलोभन देते थे। तत्पश्चात उन्हें एक स्थान पर बुलाकर एवं अपने अकाउंट में पैसे डलवाकर उनका धन हड़प लिया करते थे। इन सदस्यों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम जाफर, साबिर, साबू, राहुल, अकरम एवं शाहबुद्दीन हैं, जो कि थाना गोवर्धन देवसीरस के ही निवासी हैं। फिरोजाबाद के फरिया थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के कीमती जेवरात को चुरा लिया। साथ ही दुकान में रखी तिजोरी भी पूरी खाली कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल की जांच की। एक सुधीर ज्वेलर्स है कस्बा फरिया में, और इनकी ज्वेलरी की बड़ी शॉप है। और बीती रात में इनके यहाँ पे छत से आके चोरों ने इनका जो सेफ है जो रखा हुआ है यहाँ पे, उसको तोड़ के इसमें से जो भी ज्वेलरी थी ले गए हैं। और इनके द्वारा अभी बताया जाएगा कितनी ज्वेलरी इनकी गई है। आज जब इन्होंने सुबह दुकान खोली तब पता लगा कि इनके दुकान में इस तरह से चोरी हुई है। इसमें जो हमारा फील्ड यूनिट है, डॉग स्क्वाड है, सबको बुलाया गया है। मैंने भी यहाँ पे अभी घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया है। बाकी चीज़ों से अभी हम जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात कर रहे हैं। हर पहलुओं पे जांच करके उसमें टीमें बना के बहुत जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी की, जिसके बाद बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गेट का ताला खोलकर घर के अंदर बंधक बनाए गए परिजनों को बाहर निकाला। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पुलिस ने जांच पड़ताल कर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहां जल्द ही घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात को थाना गांधी पार्क में एक वादी ने सूचना दी थी रात को पुलिस को कि उसके घर पे कुछ हथियारबंद लोग आए और उसको बंधक बनाया और उसके घर से 8 भैंस उसने बताया कि 8 भैंस वहाँ से लेके चले गए। इस संबंध में पुलिस मौके पे पहुँची और तफ्तीश पुलिस ने चालू की है। इसमें गांधी पार्क में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। चोरी हुई है रात हमारे घर पे। कितने बजे? करीब 12 से 12:30 बजे तक। कितने लोग थे? करीब 15 लोग हैं।
हथियार लगाया तमंचे। क्या चोरी हुई है? भैंस चोरी हुई है, 8 भैंस हैं और 3 बच्चे हैं उनके। मारपीट भी की है हमारे साथ, और कुछ पैसे भी हैं करीब 46,000 रुपये, और जेवर भी है कुछ। हाँ, मम्मी के नाक कान के कुंडल हैं और अंगूठी है, वो ले गए, और पापा पे 2,000 रुपये थे, वो भी लिए हुए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गायों के संरक्षण के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित गौशालाओं के लिए फंड भी दिया जाता है। बावजूद इसके कई जगह गौशालाओं की दुर्दशा की खबरें आज ही जाती हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उपेंद्र सिंह ने हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाराबंकी के लोकप्रिय सांसद उपेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे क्योंकि भाजपा सरकार जब आई, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उनका गौ प्रेम किसी से नहीं छुपा है। जगह जगह गौशाला बनाई गई है गायों के लिए, गायों की देखरेख के लिए तमाम तरीके के फंड दिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ गौशाला ऐसी हैं जहां पर गाय भूखमरी से मर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि गौशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। सरकार जो है गौशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं दे रही है? देखिए, गौशालाओं का जो निर्माण किया गया है उसका उद्देश्य ये है कि जो गौवंश इधर उधर छुट्टा घूम रहा है उनको ला करके उसके अंदर रखा जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए ताकि वो जीवित भी रह सके और किसानों का नुकसान भी होने से बचे। ये उद्देश्य है। लेकिन तमाम गौशाले ऐसी हैं जहाँ पर आपकी सरकार के द्वारा फंड तो दिए जा रहा है, 30 रुपए एक गाय के ऊपर प्रतिदिन दिया जा रहा है, लेकिन गौशाला के अंदर गाय भूखी मर रही, इस पर क्या कहना है? हमने भी देखा है कई जगहों पर जहाँ थोड़ा बहुत कमियां नज़र आई हैं, तो मैंने वहाँ पर कहा भी है, कोशिश भी की है कि भाई ठीक से इनको चारा वारा खिलाया जाए, और कहीं पर अगर इस तरह की कोई बात होगी, जानकारी में आएगी, तो वहाँ पर हम फिर जा करके देखेंगे भी और ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो है उनकी देखभाल ठीक ढंग से हो। देवा ब्लॉक की अगर गौशाला की बात करें, एक खजूर गांव है और दूसरी गौशाला बबरी गांव में है, वहां पर भी रोज आए दिन गायों की मौतें हो रही हैं, उनका कारण ही भूखमरी है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है, तो समय निकाल के मैं देखूंगा भी इनको, और साथ ही साथ में मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी पूरी जनता को देना चाहता हूँ। इसको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। जब हम छोटे थे तो आम जनमानस की एक सोच होती थी कि जब गाय बुढ़ी हो जाती थी या भैंस बुढ़ी हो जाती थी या बैल बुढ़ा हो जाता था, कोई भी बूढ़ा जानवर जब बूढ़ा हो जाता था, जब वो काम करने के लायक नहीं रहता था, हल जोतने के लायक नहीं रहता था, दूध देने के लायक नहीं रहता था, उसको किसान इसलिए नहीं बेचता था कि अब इसका प्रयोग दूध दोहने में या इसका हल जोतने में प्रयोग नहीं होगा, अगर हम इसको बेचेंगे तो ये कसाई के हाथ जाएगा, ये कट ही जाएगा, ये कट करके इसका मांस बिक जाएगा। इसलिए ज़िंदगी भर हमने इस बैल की कमाई खाई है, ज़िंदगी भर हमने इस गाय का दूध पिया है, ज़िंदगी भर हमने भैंस का दूध पिया है। तो अब ये बुजुर्ग बुढ़ापे में जो भी साल, 1.5 साल, 2 साल जिंदा रहेगा, हमारे ही खूंटे पर जिंदा रहेगा, हमारे दरवाजे पर रहेगा, और मेरे ही खूंटे पर ये मरेगा, दम तोड़ेगा। छोड़ते नहीं थे, बेचते नहीं थे, इसलिए नहीं बेचते थे कि ये कट जाएगा। ये जो सोच थी आज के 25 साल पहले, इस सोच में इतना बड़ा परिवर्तन कि आज ये जो गौशालाएँ खोली गई हैं, विशेष रूप से ये था कि अब हमको बैलों की ज़रूरत नहीं रह गई है, किसानों को बैलों की ज़रूरत नहीं है, तो सांडों की संख्या ज़्यादा है, इनको वहाँ पर रखा जाए। लेकिन जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये जो मानसिकता में परिवर्तन आया है, ये जो इतनी बड़ी जो सोच में परिवर्तन आया है, इस सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं हम सब की जो है लापरवाही का कारण है कि आज गायें मर रही हैं। इस पर हमको फिर से सोचना होगा कि जिस गाय का हमने दूध पिया है, जिस भैंस का दूध पिया है, बुढ़ापे में हम उसको अगर वो सांसद साल 6 महीने एक बड़ा सवाल है कि सरकार फंड दे रही है, उसके बावजूद जो अधिकारी हैं उसमें घोटाला कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। इस पर क्या कहना है कि जो गायों के लिए, जो रखरखाव के लिए, देखरेख के लिए जो पैसा आ रहा है, वो अधिकारी अपनी जेब में रख रहे हैं, चाहे वो प्रधान हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो। बहुत प्रयासों के बाद ये घोटाला शब्द ऐसा है और ऐसी चीज़ है कि बहुत प्रयासों के बाद बहुत हद तक इस पर लगाम लगाई गई है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं हो ही जाता है, लेकिन जानकारी में आने के बाद फिर उसकी जांच करा करके, और मैंने ऐसे कई मामले हैं जिनमें जांच करवा करके और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जो है प्रधान से लेकर के एडीओ पंचायत तक के FIR भी दर्ज कराई, उनके खिलाफ कार्यवाही भी कराई, मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, और अगर वो गलत पाए जाएंगे तो जेल भी जाएंगे वो लोग।
अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो एक भाजपा सरकार का एक वो था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय मिलने थे। शौचालय तो बने हैं लेकिन सिर्फ कागजों पे बने हैं, पूरे जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। इसको कैसे देखते हैं? कागजों पर कहीं शौचालय बने हो, मुझे एक गांव का नाम दीजिए और इस तरीके से कहीं है तो मुकदमा लिखवा करके कार्यवाही जेल भिजवाने का काम किया जाएगा। सांसद जी, बहुत पूरे सारे जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया पूरे है। जिले को ओडीएफ घोषित करने का मतलब आप क्या समझते हैं? 100% शौचालय बनना? ऐसा नहीं होता है। 70% जिस गांव में शौचालय बन गए वो गांव ओडीएफ घोषित किया जाता है, ये इसका मतलब होता है। ऐसा नहीं कि 100% शौचालय बनेंगे तब ओडीएफ घोषित किया गया। तो इस तरीके से जहां पर कागज पर शौचालय बने हैं, ये इस तरीके से आरोप लगाना ये ज़्यादा ठीक नहीं है। आपकी बात में दम हो सकता है, लेकिन आप कोई एक गांव बताइए, स्पेसिफिक गांव और उन व्यक्तियों के नाम जिनके नाम से शौचालय सिर्फ कागजों पे बने हैं, जांच करवा करके और 15 दिन के अंदर कार्यवाही करवा दूंगा। जी ठीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां पर कमियां हैं वो दूर की जाएंगी और जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है उन पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी। आपने सुना बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।